नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की सुबह एक खास वीडियो साझा किया है जो अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वीडियो में प्रधानमंत्री अपनी सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देसी गाय को चराते और चारा और खाना खिलाते हुए और दुलार प्यार करते हुए नजर आए हैं। उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इसके साथ ही उन्होंने अपने हाथों से मोरों को भी दाना खिलाया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हर सुबह अपने इन दोस्तों को खाना खिलाना और उनकी दिनचर्या का ये बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की सुबह उन्हें ऐसा लगा कि जैसे गाय और मोरों को एहसास हो गया था कि वो स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किला जाने वाले हैं, इसलिए वो उनसे मिलने आ गए। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि लाल किले के लिए रवाना होने से पहले उनके साथ बिताया गया ये समय हमेशा की तरह बेहद ही खास रहा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री अपने आवास पर सुबह ही सैर और व्यायाम के दौरान मोरों के साथ वो दिखाई देते हैं और उनके आवास पर दुर्लभ और छोटे आकार की देसी पुंगनूर गाय भी रखी गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर साझा किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस्तेमाल किया गया दिमागी नक्सल शब्द को लेकर सियासी विवाद लगातार गहराता जा रहा है और अब सीपीआई-एम के वरिष्ठ नेता एमए बेबी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले अपने आलोचकों को अर्बन नक्सल कहकर निशाना बनाती थी और अब दिमागी नस्ल जैसे नए शब्दों का इस्तेमाल करके विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की नीति पर सवाल उठाने वालों को एक विशेष टैग देकर बदनाम किया जा रहा है। एमएबीबी ने नक्सल विरोधी अभियानों पर भी सवाल उठाते हुए इसे सरकारी आतंकवाद तक करार दे दिया। उनका कहना है कि माओवादियों से निपटने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई ही रास्ता नहीं है, बल्कि बातचीत और पुनर्वास की नीति भी अपनाई जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर डी राजा और दीपांकर भट्टाचार्य के साथ प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा था कि बंदूक उठाने वाले नक्सली अब समाप्ति की ओर है, लेकिन वैचारिक स्तर पर कुछ दिमागी नक्सल अभी भी युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के बाद से कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और जयराम रमेश भी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। ऐसे में दिमागी नक्सल शब्द और राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का नया केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तेलंगाना के संगारेड्डी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा और भरोसा खुलकर जाहिर किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनके लिए राहुल गांधी भगवान राम के समान हैं और वह उनके किसी भी फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के नेतृत्व पर उन्हें पूरा विश्वास है और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। अपने संबोधन में रेवंत रेड्डी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगारेड्डी का भी जिक्र किया और कहा कि पार्टी के भीतर मतभेद हो सकता है, लेकिन नेतृत्व के फैसलों का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ताकत उसकी एकजुटता में है और यही एकजुटता भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और सामाजिक न्याय से जुड़े अभियानों का भी सराहना किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और देश को युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों की आवाज बनकर सामने आए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस बयान को कांग्रेस नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और पार्टी के भीतर एकजुटता के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उनके बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है और इसे कांग्रेस संगठन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। यूपी के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुंबई जाने वाले एक यात्री की लाइसेंसी पिस्टल से अचानक से ही गोली चल गई। घटना एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होने से पहले सुरक्षा जांच के दौरान हुई है। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ निवासी यात्री ने नियमों के अनुसार अपने पास मौजूदा पिस्टल और मैगजीन की जानकारी पहले ही अधिकारियों को दे रखी थी और इसके दस्तावेजों की जाँच भी की जा रही थी और इसी दौरान अचानक से ही पिस्टल से गोली चल गई। गोली चलने से पहले जमीन से टकराई और फिर
रिकोस होकर पास मौजूदा एक युवक के हाथ और महिला स्टाफ की जांघ में जा लगी। गोली लगते ही एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल ही स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। वाराणसी एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि हथियार और उसके कागजातों की जांच के दौरान यह हादसा हुआ और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर पिस्टल से गोली कैसे चली और घटना के बाद से एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और हथियार जांच प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल संबंधित यात्री से पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। देखिए, आज सुबह 10 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार CISF और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड। एयरपोर्ट में आप एम्प्लॉयड भी हैं, क्या नाम है मैडम आपका? सुमन कुमारी। क्या रहा ये पूरा मामला? वो विपन करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करने आए थे। पैसेंजर का विपन जब आते हैं तो वो स्क्रीनिंग हम लोग को करने के लिए बुलाया जाता है। हाँ। तो हम लोग वो एमिशंस वगैरह देखते हैं कि कितना है कितना नहीं, काउंट करते हैं। हाँ। उसके बाद पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। हाँ। तो एमिशंस वो निकालने लग गए और वो दिखाने लग गए कि कितना मेरे पास है या नहीं है। हाँ। और हम लोग फिर वो देखने लगे, वेपन देखने लगे कि अनलोडेड कंडीशन में है कि नहीं। वो दिखाने लगे कि इसमें अनलोडेड कंडीशन में है। हाँ। जबकि वो लोड। वहीं तमिलनाडु में एक निजी दोपहिया वाहन शोरूम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते शोरूम से ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। आग की गंभीरता को देखते हुए 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात किया गया है और जिन्होंने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शोरूम के भीतर अचानक से ही भड़की और कुछ ही देर में पूरे परिसर में फैल गई। घटना के समय शोरूम में मौजूदा कर्मचारियों और आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी बड़ी जनहानि की खबर नहीं आई है। हालांकि आग से शोरूम में खड़े कई दोपहिया वाहन और अन्य सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। आशंका जताई जा रही है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा व्यवस्था संभाली है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट सहित विभिन्न संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच किया जा रहा है। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और आग पूरी तरह से बुझाने का काम जारी है। घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, जबकि प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं और ऐसे ही कई तस्वीरें जो है वो सामने आई है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रतापपुर विकासखंड के धोधा गाँव में नदी पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया पुल भारी बारिश के बाद से बह गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हुई, जिसके बाद से शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने देखा कि पुल का बड़ा हिस्सा नदी की तेज धारा में समा चुका है। कहीं पुल के पिलर उखड़े हुए दिखाई दिए तो कहीं सैलाब टूटकर पानी में बह गया है। ये पुल आसपास के गांव के लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन था, लेकिन अब इसके बह जाने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण के समय से ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे थे और अब कई जगहों पर दरारें भी देखने को मिल रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पुल पहली बड़ी बारिश में नहीं झेल पाया है। ऐसे में घटना के बाद से निर्माण एजेंसी, ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुल बहने के बाद क्षेत्र में अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी बहस तेज हो गई है और प्रशासन पर जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।
वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर से पहाड़ दरकने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। शनिवार सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर चमोली बाजार के पास बाजपुर क्षेत्र में अचानक भारी भूस्खलन हो गया, जिससे हाईवे पर पूरी तरह से हाईवे को बंद करना पड़ा। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरने के कारण प्रशासन ने लोगों को उस समय इलाके से दूर रहने की सलाह दी। हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालु, स्थानीय यात्री और वाहन दोनों ओर फंस गए। वहीं कर्णप्रयाग क्षेत्र में नारायणगढ़ में नलगांव के बीच पहाड़ी दरकने से रास्ते जो है और हाईवे बाधित हो गए, जिससे कई गांव के संपर्क प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा परेशानी उन अभ्यर्थियों को हो रही है जिन्हें आज बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होना है। परीक्षा सुबह 11 बजे से निर्धारित है, लेकिन मार्ग बंद होने के कारण कई परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए चिंतित हैं। ऐसे में प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि लगातार हो रही भूस्खलन के कारण राहत कार्य में कठिनाई आ रही है। मौसम विभाग ने भी पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। वहीं फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के गांधी नगर में बड़े पैमाने पर सट्टा, जुआ और कथित कसिनो संचालक के आरोप जो है वो सामने आए। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक मकान की दूसरी मंजिल पर दिन ढलते ही जुए और सट्टे की गतिविधियां शुरू हो जाती है। आरोपों के मुताबिक इस कथित कारोबार को जीतू जैन नाम का व्यक्ति संचालित कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये जुआ और सट्टा खेलने वालों के लिए एसी और ठंडा पानी समेत अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले इस क्षेत्र में 13 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसके बावजूद भी दोबारा कथित तौर पर जुआ और सट्टे का कारोबार शुरू होने को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन थाना उत्तर क्षेत्र में इन निर्देशों का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। आरोप ये भी है कि कार्रवाई के नाम पर केवल छोटे स्तर के लोगों पर कार्रवाई होती है, जबकि कथित सरगनाओं तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। सट्टे में कम पैसे लगाकर ज्यादा रकम जीतने के लालच में युवाओं के फंसने की आशंका ज्यादा बढ़ गई है और अब देखना होगा कि पुलिस इन आरोपों का संज्ञान लेकर जांच कर कार्रवाई करती है या फिर नहीं। फिरोजाबाद से है, जहां पर सट्टा जुआ कारोबार का आरोप लगा है और ऐसे में गांधीनगर में कथित ये काला कारोबार जो है वो पूरी तरह से फल फूल रहा है। ऐसे में अब पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन एक बार फिर से सट्टा और जुए का जो मामला है वो सामने आया है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ फिरोजाबाद से संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। रवि शर्मा है, उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो मामला आया है सट्टा का, इससे पहले भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दूसरी बार फिर से ये काला कारोबार जो एक बार फिर से फल फूल रहा है। रवि जी, मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से अवैध काम खुलेआम चलाए जा रहे हैं थाना उत्तर क्षेत्र में, कई जगह ऐसे काम चल रहे हैं, लेकिन इनको पुलिस का बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है। पिछले दिनों भी पुलिस ने कई सटोरिये जुआरिये जेल भेजे गए थे। अब फिर भी इन सटोरियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि खुलेआम अभी भी काम चल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में पुलिस ने पिछले बार भी कार्रवाई की थी, तो इस बार पुलिस इतनी ढिलाई से काम क्यों कर रही है? रवि मैम, इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कह सकते हैं कि पुलिस की मिलीभगत से हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि खुलेआम कार्रवाई होने के बाद पुलिस भी समय तो कार्रवाई करती रहती है, लेकिन फिर भी इनको कोई खौफ नहीं है। मैम, तो क्या पुलिस की तरफ से इस पर कुछ बयान निकलकर सामने आया? क्योंकि वीडियो में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये काला कारोबार जो है वो चल रहा है। रवि कई तरीके के कारोबार चल रहे हैं, जैसे कसिनो का काम चल रहा है, चूहे का काम चल रहा है, सट्टा, नाबालिग बच्चे भी इसमें संलिप्त है, खेल रहे हैं, खुलेआम सट्टे का काम खुलेआम चल रहा है। मैम, ठीक है, पुलिस में अब जानना ये होगा कि खबर चलने के बाद क्या पुलिस एक्शन लेती है। ठीक है रवि, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं देश भर में एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने रविवार को देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर उत्तर ओडिशा और गंगा से सटे पश्चिम बंगाल में सोमवार को कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश और नुकसान का अनुमान
अनुमान है। और उत्तर भारत की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और पूर्व सप्ताह में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 18 अगस्त के आसपास फिर से व्यापक बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून सक्रिय रहेगा और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।